नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री रविशंकर जी से। रविशंकर जी IITian रहे और एक मिसाइल साइंटिस्ट के रूप में DRDO के तहत जो अग्नि मिसाइल में भी रहे हैं, इसरो और बार्क यानी BARC, टिस्को और NTPC में उन्होंने कार्य किया। आजकल वे देवघर में गुरुकुल एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं और उसके वे एकेडमिक हेड हैं। तो आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि छात्रों के साथ का संबंध रहा है, विज्ञान के साथ संबंध रहा है। तो आज बात करते हैं आज के वातावरण में, आज जो कोरोना का ये कहर चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो नमस्कार रविशंकर। नमस्ते सर। नमस्ते आप सर, थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप जिससे जुड़े हुए हैं एकेडमिक इससे, तो गुरुकुल जो आपका संस्थान है, कभी बहुत भीड़ देखता था, मैंने देखा है क्लास में बहुत भीड़ होती थी और उन बच्चों में आप बिजी रहते थे। आज सब कुछ खाली पड़ा हुआ है मार्च महीने से, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि लॉकडाउन के बाद जब सारे इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज बंद हैं तो हम लोगों को भी बंद करना है और इस चैलेंज को हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी इस तरह से लेना चाहिए कि यदि इंस्टीट्यूट बंद है तो वैसे में इस दौरान सभी शिक्षकों के पास वक्त भी बचा है, मिला है कि वो अपने मटेरियल को टारगेट करे, अपने रीडिंग मटेरियल को टारगेट करे, नोट्स पे टारगेट करे, बच्चों को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन वगैरह लेना होता है उसको टारगेट करे, जो मटेरियल्स होता है उसको टारगेट करे। और साथ ही साथ बच्चों के साथ मैंने खुद भी अपना लिंक पूरी तरह से नहीं तोड़ा है। मैं भी बच्चों का ऑनलाइन क्लास लेता हूं। हालांकि ऑनलाइन क्लास करने के लिए सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, सबों के पास अच्छा नेट का स्पीड होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो अपेक्षाकृत काफ़ी कम बच्चे आज के समय में मैं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक इशू है। मगर मैं इसको ऐसे ले रहा हूं कि ये तो निश्चित तौर पे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में एक आदमी का निर्णय कुछ होगा नहीं। जो निर्णय गवर्नमेंट का होगा, हम लोगों को एक डिसिप्लिन्ड वे में उसका पालन करना चाहिए और उसी में एक रास्ता निकालना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले रहा हूँ कि जब मुझे खाली वक्त मिला है तो मैं अपने मटेरियल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। बच्चों को जो क्वेश्चन वगैरह या एग्ज़ाम वगैरह जो लेना होता है उसके मैटर को भी अपग्रेड कर रहा हूँ। तो इसे मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही मानता हूँ। हालांकि आर्थिक रूप से तो काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, एक आम आदमी इसको समझने में उसको बहुत वक्त लगा कि कोरोना है क्या, वो उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसका कितना किस तरह से फैल सकता है। लेकिन आप चूँकि वैज्ञानिक हैं तो आपको इसका मतलब अलार्म कब समझ में आया, तो आपको सुनाई पड़ा? देखिए, ये अलार्म तो जब इटली में महामारी फैली तब समझ में आया। चीन की बात तो समझ में नहीं आती थी, मगर जब इटली में लोग इस तरह से बोलने लगे कि सड़कों पे आ गया मौत का तांडव, और जो कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं उनके डेड बॉडी को हटाने के लिए इटली का महकमा को एक एक डेड बॉडी को हटाने में 2-2, 3-3 दिन का वक्त लगा, तो डर लगा। उसके पहले तो जिस तरह से हमारे यहाँ भी दो तरह के लोग रहे, एक ग्रुप ये बोलता था कि ठीक है कोरोना है, हम लोग का इम्यून सिस्टम है, हम लोग लड़ लेंगे, और दूसरी तरफ जो है सो लोग डर रहे थे क्योंकि कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन सही मायने में मुझे डर उस समय लगा
जब मैं ये देख पा रहा था कि चाइना भी अपने कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिस समय चाइना का आंकड़ा 80,000 नहीं पहुंचा था, 20,000, 25,000, 30,000 का आंकड़ा था, और उस समय एक बार भी इटली में लोग जब मरने लगे तो मुझे लगा कि ये एक भयावह स्थिति है। ये मुझे उस समय ऐसा लगने लगा। अच्छा, एक इस सच को आपने इटली से समझा, इसको अपने सहकर्मियों और छात्रों को समझाने में क्या मशक्कत आपको करनी पड़ी, कितना समझ पाए? मेरे सहकर्मी तो समझ गए। जब मैंने लोगों को डीईओ साहब का लेटर ही दिखा दिया कि जब डीईओ साहब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 14 अप्रैल तक कोई भी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा, तो वो लेटर देखने के बाद मेरे सभी शिक्षक इस बात को समझ लिए कि ये एक गंभीर मामला है। भारतीय रेलवे बंद हो गया, जो वर्ल्ड वार 2 में बंद नहीं हुआ। 150 साल का इतिहास है भारतीय रेलवे का, और वो बंद नहीं हुआ, और आज कोरोना काल में वो भी बंद हो गया। तो लोग इस चीज़ को समझने लगे कि ये मामला गंभीर है। हालांकि छात्रों के गार्जियन को ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल था। उनका अभी भी यही डिमांड था, अभी भी वो ऐसा करते हैं कि सर आप ऑफलाइन क्लास लीजिए, बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने में सुविधा नहीं होती है, या उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है, या उनकी पढ़ाई हैम्पर कर रही है। वो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे उनको पढ़ाई का दबाव महसूस होगा। तो ये एक कठिन काम रहा, लेकिन चूंकि मेरे शिक्षक हमारे डिसिप्लिन में रहने के आदी रहे हैं, और वो इस बात को सभी समझे कि चूंकि ये सरकारी आदेश है और इसकी अवहेलना की जानी ठीक नहीं, क्योंकि यदि हम उस अवहेलना को करके किसी भी मजबूरीवश यदि हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो हम समाज को सही संदेश नहीं देते हैं, उन छात्रों को सही संदेश नहीं देते हैं। हम अपने छात्रों को डिसिप्लिन की बात सिखाते हैं, और यदि मेरे ही छात्र इस चीज़ को देखें कि सर खुद जो है सो सरकारी नियम कानून की अवहेलना करके इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें एक सही मैसेज नहीं जाएगा। तो छात्र तो बहुत हद तक समझे, मगर गार्जियन का दबाव अभी भी आता है कि इंस्टीट्यूट खोले। अच्छा, सरकारी आदेश जो है उसका जो निर्देशों का पालन तो लोग कर रहे थे, उसके बाद लॉकडाउन के बाद अनलॉक का सिलसिला हुआ, तो तब शुरू हुआ जबकि संख्या कम नहीं हो रही थी, संक्रमित होने वाले लोगों की, मृतकों की संख्या कम नहीं हुई। उसके आपको क्या लगता है कि ये नहीं खोलना जो है, अनलॉक करना जो है, सही फैसला नहीं है? देखिए सर, मैं इस चीज़ को हर एक इस तरह के सिचुएशन को सही या गलत एक बार में कह पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके कुछ सही पहलू हैं तो कुछ नेगेटिव पहलू हैं। मेरा ऐसा पर्सनल सोच है कि पूरे देश के और खास करके राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति तो चरमरा रही थी, और ये एक मजबूरी भी थी कि हम यदि सारा चीज़ को बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट को रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, फंड जनरेट नहीं होगा, तो पता चलेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो अब काम नहीं करेगी। आप शायद पुलिस को 18 से 20 घंटे तक काम करवा रहे हैं, आप रेल कर्मियों को इतना काम करवा रहे हैं, माल तो वो ढोते ही हैं, और वैसे स्थिति में डॉक्टर्स को, सरकारी डॉक्टर्स को, नर्स को आप इतना काम करवा रहे हैं कोरोना काल में। और आप इस बात को समझिए कि यदि सरकार के पास इतना पैसा नहीं, क्योंकि ये राज्य सरकार के सीमा परिधि में आएगा, और सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने लोगों को यदि सैलरी दे सके तो वो किस आधार पर काम करेंगे। निश्चित तौर पे गवर्नमेंट को फंड की भी जरूरत है। आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। सरकार का ऐसा सोच था कि हमने एक जनता के बीच में एक अवेयरनेस फैला दिया, अब आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप काम करें ताकि समाज में थोड़ा विकास हो। हम सीधे देवघर की बात करें, देवघर में रहते हैं तो अभी लगातार अब संक्रमित जो कोरोना के संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसको अब इसका कारण क्या है? कोरोना संक्रमण देवघर में बढ़ना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब बाहर के लोग देवघर में आएंगे तो देवघर में निश्चित तौर पे संक्रमण को रोका नहीं जा सकता है। संक्रमण को बढ़ने से हम लोग किसी भी हालत में नहीं रोक सकते हैं, और जो हो गया उसको देखने के बजाय हम लोग फिर से यही देखें कि ये क्यों हुआ, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से अनुपालन नहीं होने की वजह से हुआ।
और आगे हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत सचेत होकर के अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है, ताकि हमारे शहर में संक्रमितों की संख्या तेजी से नहीं बढ़े या आगे एक भी संक्रमित नहीं। हमें बस इसी बात का ख्याल रखना है कि आगे देवघर में संक्रमितों की संख्या नहीं बढ़े, इसके लिए हम सबों को सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी सख्ती से पालन करना होगा और तभी ये सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि अब तक प्रशासन की तरफ से और बाकी जो संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनकी तरफ जो काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शुरू में जो प्रशासन की जो चुस्त दुरुस्त दिख रहा था और बाकी विभाग भी जो काम कर सकते हैं, संख्या बढ़ रही है, अब कहीं ना कहीं एक ढिलाई आई है। तो इसको कसने किस तरह से कसा जाए, कैसे लोग, जैसे जागरूकता की बात है तो सब तरफ से जागरूक होना चाहिए, आदमी को तो जागरूक होना चाहिए। सर जी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आरंभ में ये एक नया चीज़ था तो लोग इस चीज़ के प्रति ज़्यादा सचेत थे। आज लोगों की मजबूरी भी है कि लोग उतना सख्ती से पालन नहीं कर पा रहे हैं, मगर ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि प्रशासन, खास करके डीसी मैडम, पूरे 2-3 महीने के दौरान अपने कार्य को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही चुस्त दुरुस्त तरीके से अभी भी कर रहे हैं। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि मैडम का ऑब्जर्वेशन शहर के हर एक डिपार्टमेंट में है, खास करके वैसे डिपार्टमेंट जिनका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। कई बार डिपार्टमेंट के लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम कुछ ज़्यादा ही सख्ती से इस चीज़ को पालन करने का प्रयास कर रही है, जबकि डिपार्टमेंट में लोगों को उतना सख्ती से लंबे समय तक काम करने की आदत नहीं रही है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रशासन काफ़ी उचित तरीके से काम कर रहा है। पर कहीं ना कहीं आपको भी, हमको भी इस बात को समझना है कि जब आप लॉकडाउन को बहुत सख्ती से अनुपालन कराते हैं तो बहुत लोगों के घर में तो चूल्हा बंद हो जाता है। आखिर आप क्या करेंगे, कितने लोगों को आप भूखे छोड़ देंगे, और सरकार लंबे समय तक लोगों को मुफ्त में खिला भी तो नहीं सकती। आखिर क्या किया जाए? मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकारी तरीका ठीक है जिस तरह से। अच्छा, यहीं पे एक बात, मतलब बहुत सारे जो अनलॉक के दौरान बहुत सारे काम शुरू हुए तो बंद थे, यह टेक्सटाइल है या चमड़े के जूते की दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें खुली। अब देवघर कर रहा हूँ। अब ये शिक्षण संस्थान जो है अभी भी बंद है, तो आपको क्या लगता है, खुलना चाहिए किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ये सब करते हुए? सर, मैं तो यही सोचता हूँ कि एक शिक्षक अपने छात्र को बहुत ही डिसिप्लिन में रखने की क्षमता रखता है। आप शैक्षणिक संस्थान को कुछ दिशा निर्देश दे दें कि क्लासरूम में स्ट्रेंथ इतना ही रहे, या आप ये निर्देश दे सकते हैं कि क्लास डबल टाइम में करें, 50-50 कर दें, या सप्ताह में 3 दिन ही क्लास करें। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से यह देख रहा हूँ कि यदि शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेगा तो ये स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो हमारी चौथी सबसे अहम आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकता है शिक्षा। और मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि रोटी तो निश्चित तौर पे आवश्यक है, लेकिन लोगों को रोटी मिल रहा है, मगर संभवतः सरकार शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि स्कूल खुलना चाहिए। मैं दूसरे देशों में प्राइमरी स्कूल्स में जितना कि सेफ्टी को मेंटेन करके बच्चों को पढ़ाई की बात हो रही है, चाइना ले लीजिए आप, या कोरिया वगैरह जैसे कंट्री को देखिए आप, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को कांच के केबिन में बंद करके सामने में टीचर पढ़ा रहा है, इतनी व्यवस्था है, लेकिन स्कूल एक भी दिन बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही जो बच्चे हैं यही देश का भविष्य गढ़ेंगे।
कोरोना काल में एक तरफ हम लोग जो है सो आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, और जो उस चीज को उबारेगा हमारा भविष्य जो है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। तो हम बच्चों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं या हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं? सर, दोनों बात। सरकार के अहम घटक को यह लगता है कि स्कूल खुलने से कोरोना का विस्तार बहुत तेजी से होगा, और तब वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो वही हो गई कि हमारे पास सुविधाओं की कमी है। यदि बहुत तेज़ी से महामारी फैलेगा तो हम कहाँ रखेंगे उतने पेशेंट को, कोरोना के मरीजों को। निश्चित तौर पे ये एक बहुत सच्चाई है जो हम लोगों को मानना होगा कि हमारे पास सुविधा की कमी है, और सुविधा की कमी है ही, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जहाँ की एक छोटे से कमरे में बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, आप उस चीज़ को देखिएगा। और अब जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की ज़रूरत होगी उतने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाने के लिए। तो सुविधाओं की तो कमी है। अच्छा, आप बहुत सारे संस्थानों, आपने सरकारी संस्थानों में काम किया, और आप एक साइंटिस्ट है, IIT जैसे प्रतिष्ठित भारत के संस्थान से आपने शिक्षा प्राप्त की, सब कुछ सारी जगह पर घूम के आप इस देवघर आए। तो पहले तो हमें ये जानना चाहेंगे जो बाहर जहाँ आप रहे वहाँ के थोड़े से अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें, बाकी। देखिए, मैं इंडिया के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में काम किया हूँ। टाटा स्टील मेरी पहली कंपनी थी जिसमें मैंने नौकरी की बतौर इंजीनियर। NTPC गवर्नमेंट सेक्टर है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जहाँ पे मैं एज ए इंजीनियर कार्य किया। NTPC और टाटा स्टील ये दो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में जो मेरा अनुभव था वो यही था कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इस बात को लेकर के बहुत ही समर्पित रहा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप क्वालिटी को मेंटेन करें। और साथ ही साथ टाटा में मैंने इस चीज़ को देखा कि हर चीज़ में ह्यूमैनिटेरियन टच होना बहुत ज़रूरी है। टाटा अपने एक एक एम्प्लॉय के सफरिंग को, पेन को, दर्द को समझने का कोशिश करता है, और साथ ही साथ अपने आसपास के गांव में खास करके जहां भी रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम होता हुआ या जो भी उससे रिलेटेड इशू रहा लैंड एक्विजिशन वगैरह में, तो जो लोग सफ़र किए उनके लिए बहुत केयर करता रहा। टाटा ने कई हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल खोले, और ये चीज़ मैंने NTPC में भी देखा कि वहाँ भी लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किए। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद मैंने इंडिया में कई रिसर्च सेंटर में भी काम किया। मैंने इसरो के लिए काम किया। जब मैं कॉलेज में था तो रॉकेट नोजल बनाने के लिए इसरो का ही प्रोजेक्ट मेरा था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रोबोटिक्स डिवीज़न में भी काम किया मैंने। लेकिन मुख्यतः मेरा लंबे समय तक जुड़ाव DRDO में रहा, और DRDO में मैं अग्नि मिसाइल के ऊपर काम किया हूँ। अग्नि मिसाइल के कंट्रोल डिवीज़न पे मैंने अग्नि 1 और अग्नि 2 पे मुख्यतः काम किया। हालांकि मेरे समय में ही अग्नि 3 और सूर्या के भी डेवलपमेंट का कार्य शुरू हो गया था, मगर मेरा उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं बस देख रहा था उस डिपार्टमेंट में उस समय ग्रोथ हो रहा था। मगर उस स्थिति के बाद मैं वापस अपने शहर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ भी आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उन जगहों पे जहाँ आप काम कर रहे थे DRDO या इसरो में, तो क्या वहाँ आपका कार्यकाल पूरा हो गया था या आप VRS लेकर आए? सर देखिए, यहाँ पे मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि मैं देवघर से बाहर 15-20 साल तक रहा अपनी पढ़ाई करने के लिए और नौकरी करने के लिए। हर जगह एक बिहारी शब्द को सेकेंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है जी, और वो एक दंश है। आप कितने भी बड़े IITian हों, आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट हों, लेकिन आप बिहारी हैं तो आप इंडिया के सेकेंड ग्रेड सिटीजन हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण रहा कि हमारे यहाँ अपने बिहार में शिक्षा की कमी रही
और रोजगार की कमी है। जी, क्या पूछूं? नहीं, मेरा ऐसा अनुभव रहा कि जब मैं बिहार से बाहर कहीं जाता हूँ, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति रहें, मगर आप वो सम्मान नहीं पाते। और इस सम्मान नहीं पाने का कारण यदि देखा जाए तो बिहार में रिसोर्स की कमी नहीं। अपना बिहार खेती एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, या झारखंड में इतने मिनरल रिसोर्सेस हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने में आयरन या कोल कोर्स देखिए जो अपने झारखंड में है, जिस क्वालिटी का है और जितनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग पूरे देश को जो है कोयला मुहैया कराते हैं। देवघर से चित्रा से कोयला कहाँ नहीं जाता। चित्रा का कोयला उड़ीसा गुजरात और एक समय तो उड़ीसा और बंगाल तो छोड़िए, एक समय तो गुजरात भी जाता था। हम लोग यहाँ तक जो है सो मिनरल्स में रिच हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत खराब रही। हमारे यहाँ के लड़के खासकर हायर एजुकेशन करने के लिए बाहर जाते रहे, साउथ के क्षेत्र में जाने लगे। वहाँ पे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए गए, और माँ बाप अपनी पूरी सेविंग जो है सो उस बच्चे में खर्च करता है। साउथ के इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज समृद्ध होते गए हमारे बच्चों के और उनके माँ बाप की कमाई से, और हमारे यहाँ अपना इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में काफ़ी कमी रहा। उसके बाद रोजगार मुहैया नहीं होता रहा, क्योंकि यहाँ के मजदूर तबके के लोगों का लगातार पलायन होते रहा, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। और वहाँ जाने के बाद लोग इतनी बद से बदतर जीवन जीते हैं कि उनको कोई सम्मान नहीं देता है। और वही स्थिति हर किसी के साथ है, चाहे वो बिहारी IAS ही क्यों ना हो गया, वो भी जो है सो उसी नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे हैं। और मेरा देवघर आने का एक मकसद ये रहा, सर देखिए मैं मिसाइल बनाता था, अग्नि मिसाइल मैं करता था। अग्नि मिसाइल किसके लिए है? अग्नि मिसाइल कोई छोटा मोटा पटाखा छोड़ने के लिए नहीं है। अग्नि मिसाइल जब 5000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दूर जाएगा तो वो एटम बम लेकर के जाएगा। आप उस मिसाइल के विध्वंस की कल्पना कीजिए। वो देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हर दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, भगवान ऐसी नौबत कभी मत आने देना कि इस अग्नि मिसाइल को हमको उपयोग करने की नौबत आए। और वो मुझे एक टेक्निकल सेटिस्फेक्शन जरूर देता है कि यू आर ए मिसाइल मैन, यू आर पार्ट ऑफ दैट बिग टीम जो कि देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। आप एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हैं और राष्ट्र को जो है सो समर्थ बनाने का काम करता है। टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट कहाँ नहीं है। आपके पास यदि टेक्नोलॉजी है तो आपका प्रतिद्वंदी आपसे झुक के रहेगा, क्योंकि आप उसका हार्म करने की क्षमता रखते हैं। मगर साथ ही साथ मैं इसी सोसाइटी की उपज हूँ। मैं यही आर मित्रा और देवघर कॉलेज में पढ़ा हूँ, एक साधारण क्लर्क का बेटा हूँ। मैंने इस चीज़ को समझा है कि हमारे यहाँ के लोगों को क्यों पलायन करना पड़ता है, क्यों, किस स्थिति में वो यहाँ से बाहर गए। और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस चीज़ में हमें गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे यहाँ की स्थिति में कुछ सुधार हो, वो शिक्षा है और रोजगार मुहैया करने की आवश्यकता। अच्छा, विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार हम जब कहते थे, हम बिहार और झारखंड एक साथ बात करते हैं, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में जो दस्तक देते हैं यहाँ की प्रतिभाएं, यहाँ के छात्र, वो भी लोगों को नहीं चौंकाते हैं, बाहर के लोगों को, क्योंकि लगातार वो बेहतर कर रहे हैं। सर चौंकाते तो हैं। मैं आपको बताता हूँ, बिहारियों से लोग डरते हैं और बहुत डरते हैं। जब मैं दिल्ली में था तो लोग बोलते थे बिहारी मतलब या तो IAS या DU का टॉपर या JNU का टॉपर। जब मैं IIT में पढ़ता था तो बिहारी मतलब ब्रांच टॉपर, IIT टॉपर। बिहारी से लोग बहुत डरते हैं सर। लेकिन वो डरने के साथ साथ एक खास चीज जो कि मैं महसूस करता हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति और पूरी व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है, वो ये कि हमारे यहाँ इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और आपका कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनालिटी का मूल्यांकन इस प्रकार से होता है कि जब आप बाहर जाते हैं, अपने बिहार से बाहर जाते हैं, कि आप कितनी अच्छी, कितनी फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल पाते हैं।
और इस मामले में कहीं ना कहीं बिहारी थोड़े पिछड़ते हैं, और पिछड़ने का कारण ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उसके पिछड़ने का कारण ये कि उनका जो एसेंट है, वो एसेंट में जो दिल्ली का एसेंट है, जो साउथ का एसेंट है, उसके साथ वो मैच नहीं करता है। तो उनको लगता है कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बिहारी वो शुद्ध इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कम कर दिया जाता है। और केवल बिहारियों से लोग डरते हैं जो समकक्ष हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं जेएनयू का इतिहास देख लूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतिहास देख लूँ, मैं बीएचयू का इतिहास देख लूँ, मैं हिंदुस्तान के ज़्यादातर आईआईटी हैं उन सब के इतिहास की बात करता हूँ, ज़्यादातर ब्रांच के टॉपर सिर्फ और सिर्फ बिहारी होंगे। आप बिहार और झारखंड दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, वो रहते हैं और उनसे लोग डरता है। अभी हाल में हमारे बिहार से ही एक होनहार अभिनेता जो अपनी जगह बना चुका था इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी इसका शिकार हो गया, तो उसे भी आत्महत्या करनी पड़ी। इसको इसी ये जो बिहारियों के प्रति जो रवैया है लोगों का, इसके कारण भी ऐसा हुआ, क्या मानते हैं आप? पहली बात तो सुशांत सिंह राजपूत का जो चरित्र मैं समझ पाया आज तक, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी जब छिछोरे मैंने देखा, जिसमें ये दिखाया गया कि सुशांत का बेटा आत्महत्या कर लेता है ऊंचे जगह से गिर करके, कूद करके, और वो बेटा 1 साल के बाद आईआईटी निकालता है, और उसने जिस तरह से जीवन में संघर्ष करके एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, उस फिल्म को देखने के बाद ये बात तो हजम ही नहीं होती है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी आत्महत्या करे। सुशांत बिहारियों का गर्व था, वो बिहार का एक चेहरा था जिसमें उतनी ही विनम्रता थी और उतना ही टैलेंट था। सुशांत सिंह को किसी भी मायने में मैं ये बात नहीं मान सकता हूं कि वो आत्महत्या किया है, मगर उसे भी बिहारी होने की वजह से भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ा, क्योंकि वो केवल बिहारी है इसलिए भी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तो और भी बहुत तरह का नेक्सस है। आप उस नेक्सस में फिट नहीं बैठते हैं तो आपको उस भेदभाव को फेस करना ही पड़ेगा, और उसके वजह से सुशांत सिंह के लिए बॉलीवुड में भी कोई आवाज़ ऊंचा करने वाला आज नहीं रह गया है। मगर कहीं ना कहीं ये बात मुझे पचती ही नहीं है कि सुशांत जैसा लड़का आत्महत्या करेगा। ये बात लोग बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए, सुशांत का केस, और मामला को चेंज होना चाहिए। अच्छा, जब आप बिहार मतलब देवघर आए हैं तो निश्चित रूप से एक मिशन लेके आए, तो आप अपने उस मिशन के बारे में बताइए, वो मिशन क्या है? सर, मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं यहाँ पे अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को केवल साइंस का नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी का ही नॉलेज नहीं, बल्कि मैं उन्हें अपना एक चरित्र, एक व्यक्तित्व विकसित करने में मैं बच्चों को मदद करूँ। बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल जब मेरे साथ पढ़ते हैं तो वो मेरे व्यक्तित्व से इमोशनली भी कई बार जुड़ जाते हैं, और वो सोचते हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो ऐसा सोचें कि जब लाइफ में ऐसा सिचुएशन होगा तो मैं क्या करूं, रवि सर यदि यहाँ पे रहते तो क्या करते। तो मैं केवल उन्हें विज्ञान नहीं सिखाना चाहता हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। निश्चित तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से देवघर से ज़्यादा संख्या में बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल का रिजल्ट, एग्ज़ाम कंप्लीट करें, रिजल्ट निकालें। यहाँ पे माँ बाप इतना खर्च करके अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, और कोटा में भी रहने वाले बच्चे सभी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। मेरा निश्चित तौर पे यही लक्ष्य है कि बच्चे जो यहाँ पे रहें, देवघर में ही रह करके पढ़ें। देवघर में भी ऐसे बहुत अच्छे शिक्षक हैं जिनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, जो कोटा में जैसे टीचर हैं वैसा ही अनुभवी और वैसे ही क्वालिफाइड टीचर आपको देवघर में भी उपलब्ध हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे बिना कोटा गए आईआईटी निकालें, ये मेरा लक्ष्य है। मगर साइंस पढ़ने के साथ साथ मेरा एक लक्ष्य यह भी है कि छात्र मेरे चरित्र से कुछ सीखें, वो मुझसे वो विनम्रता भी सीखें, वो कॉन्फिडेंस भी सीखें, अपने अंदर वो जिद भी लें कि वो लाइफ में कर सकते हैं। उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आता है। चलिए,
बातचीत का सिलसिला यहाँ रुकेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक शिक्षक भी हैं, एक वैज्ञानिक भी हैं। तो कोरोना का संकट निश्चित रूप से बढ़ रहा है देवघर में भी। आप अपने छात्रों से, आप अपने मतलब जो देवघर के छात्रों से और बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बचें? सबसे पहली बात कि ये इंसान की प्रकृति है, इसमें किसी का गुण दोष नहीं। इंसान की प्रकृति है कि जब तक कोई चीज़ अपने ऊपर नहीं आता है तब तक हम उसकी भयावहता को मानते ही नहीं। आप इस चीज़ से उबरिए। कोरोना एक महामारी के रूप में है। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि यदि आपका कोरोना टेस्ट हुआ किसी भी कारणवश, कहीं आप पकड़े गए और आपका कोरोना टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आ गया, तो आपको अपने पूरे परिवार सहित क्वारंटाइन सेंटर में बंद कर दिया जाए। चाहे आप कुछ भी कर लो, ये तो होगा। बाकी कोरोना महामारी को आप किस तरह से लेते हैं वो आपका पर्सनल मुद्दा है, लेकिन प्रशासन आपको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाके बंद कर दे। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आप प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं भी करें, कोई बात नहीं, मगर मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंडियन आर्मी का पार्ट रहा हूँ। जब मैं DRDO में काम करता था तो मुझे डिसिप्लिन को मेंटेन करना सिखाया गया, और मैं हमेशा अपने छात्रों को ये कहता हूँ कि डिसिप्लिन इज फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आपको उस डिसिप्लिन का पालन करना है, और वो डिसिप्लिन केवल एक्शन में नहीं, एक मेंटल डिसिप्लिन की भी आपको आवश्यकता है। और आप अपने आप को कोरोना से बचाएं, कोरोना से डरे नहीं, अपनी इम्यून क्षमता को बढ़ाने का कोशिश करें, लेकिन अपने जीवन को इसी स्थिति में बेहतर करने के लिए भी रात दिन प्रयास करें। अभी हम बात कर रहे थे एक मुलाकात में श्री रविशंकर जी से, शिक्षक और वैज्ञानिक। आपने बहुत सारी बातें सुनी, तो ये सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। अगले दिन फिर एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं विदा लें। नमस्कार। नमस्कार।